मुगल शासन व्यवस्था। इसमें पहला मंत्रिपरिषद को विजारत कहा जाता था। मंत्रिपरिषद को विजारत कहा जाता था। बाबर के शासनकाल में वजीर पद काफ़ी महत्वपूर्ण था। बाबर के शासनकाल में वजीर पद काफ़ी महत्वपूर्ण था। सम्राट के बाद शासन के कार्यों को संचालित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी वकील था, जिसके कर्तव्यों को अकबर ने दीवान, मीरबख्शी, सद्र, उस सद्र एवं मीर समन में विभाजित कर दिया। सम्राट के बाद शासन के कार्यों को संचालित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी वकील था, जिसके कर्तव्यों को अकबर ने दीवान, मीरबख्शी, सद्र, उस सद्र एवं मीर हसन में विभाजित कर दिया। औरंगजेब के समय में असद खान ने सर्वाधिक 31 वर्षों तक दीवानी के पद पर कार्य किया। तो औरंगजेब के समय में जो असद खान है उसने सर्वाधिक 31 वर्षों तक दीवान के पद पर कार्य किया। औरंगजेब ने असद खान ने सर्वाधिक 31 वर्षों तक दीवान के पद पर कार्य किया। मीरबख्शी द्वारा सरखत नाम के पत्र पर हस्ताक्षर के बाद ही सेना को हर महीने वेतन मिल पाता था। तो मीरबख्शी द्वारा सरखत नाम के पत्र के हस्ताक्षर के बाद ही सेना को हर महीने वेतन मिल पाता था। जब कभी सदर न्याय विभाग के प्रमुख कार्य करता था तब उसे काजी कहा जाता था। जब कभी जो न्याय विभाग का कार्य करता था तब उसे काजी कहा जाता था। लगानहीन भूमि मदद एमास का निरीक्षण सद्र करता था। तो जो लगान भूमि होती थी उसे मदद एमास कहा जाता था। इसका निरीक्षण सद्र करता था। सम्राट के घरेलू विभागों का प्रधान मीर समा कहलाता था। सम्राट के जो घरेलू विभाग थे इसका प्रधान जो है मीर समा कहलाता था। सम्राट के जो घरेलू विभाग थे इसका घरेलू विभाग के जो प्रधान थे वो जो है मीर समा कहलाता था। सूचना एवं गुप्तचर विभाग का प्रधान दरोगा या डाक चौकी कहलाता था। जो सूचना एवं गुप्तचर विभाग का जो प्रधान होता था वो दरोगा या डाक चौकी कहलाता था। सूचना एवं गुप्तचर विभाग का जो प्रधान होता था वो दरोगा या डाक चौकी कहलाता था। शरीयत के प्रतिकूल कार्य करने वालों को रोकना, आम जनता के दुष्चरित्र से बचाने का कार्य मुहस्सिब नामक अधिकारी ही करता था। तो शरीयत के प्रतिकूल कार्य करने वालों को रोकना, तो जो शरीयत के प्रतिकूल कार्य करने वाले थे उन्हें रोकता था, और आम जनता के दुष्चरित्र से बचाने का कार्य मुहस्सिब नाम का अधिकारी करता था। मुहस्सिब नाम का अधिकारी करता था। प्रशासन की दृष्टि से मुगल साम्राज्य का बंटवारा सूबों में। प्रशासन की दृष्टि से जो मुगल साम्राज्य है उसका बंटवारा सूबों में, सूबों का सरकार में, सरकार का परगना या महल में। तो प्रशासन की दृष्टि से जो मुगल साम्राज्य था उसका बंटवारा सूबे में हुआ था। सूबा जो है सरकार में बटा हुआ था। सूबा सरकार में बटा हुआ था। सरकार परगना या महल में। जो महल होता था वो जिला या दस्तूर और दस्तूर ग्राम में बटे थे। तो 1 2 3 4 5 पहला सूबा, फिर सरकार पहला सूबा, दूसरा सरकार, तीसरा परगना या महल, चौथा जिला या दस्तूर, पांचवा ग्राम। तो ये बटा हुआ था मुगलकालीन शासन व्यवस्था में। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। तो ये ग्राम है। तो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी जिसे मावदा या दीह कहते थे। ग्राम का ही एक नाम होता था। ग्राम को 2 नामों से पुकारा जाता था कि मावदा भी कहा जाता था, दीह भी कहा जाता था। तो प्रशासन की जब सबसे छोटी इकाई होती थी वो ग्राम होती थी। इसे मावदा कहा जाता था या दीह कहते थे। तो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम होती थी, इसे मावदा या दीह कहते थे। मावदा के अंतर्गत छोटी छोटी बस्तियों को नागला कहा जाता था। तो
तो मावदा के अंतर्गत जो छोटी छोटी बस्तियां होती थी उन्हें नागला कहा जाता था। प्रशासन की जो सबसे छोटी इकाई होती थी वो ग्राम होती थी, जिसे मावदा या दीह कहते थे। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम होती थी, इसे मावदा या दीह कहते थे। मावदा के अंतर्गत छोटी छोटी वस्तुओं को नागला कहा जाता था। मुगल काल के प्रमुख अधिकारी एवं कार्य। मुगल काल के प्रमुख अधिकारी एवं कार्य। पहला सूबेदार। सूबेदार जो है प्रांतों में शांति स्थापित करता था। प्रांत कार्यकारिणी का प्रधान था। दीवान प्रांतीय राजस्व का प्रधान, सीधे शाही दीवान के प्रति जवाबदेह। दीवान प्रांतीय राजस्व का प्रधान। दीवान प्रांतीय राजस्व का प्रधान, सीधे शाही दीवान के प्रति जवाबदेह। दीवान प्रांतीय राजस्व का प्रधान, सीधे शाही दीवान के प्रति जवाबदेह। बख्शी प्रांतीय सैन्य प्रधान। बख्शी प्रांतीय सैन्य प्रधान। बख्शी से प्रांतीय सैन्य प्रधान। फौजदार। फौजदार जिले का प्रधान। फौजदारी जिले का प्रधान फौजी अधिकारी। जिले का प्रधान फौजी अधिकारी। आमिल या अमल गुजार जिले का प्रमुख राजस्व अधिकारी। जिले का जो प्रमुख राजस्व अधिकारी होता था उसे आमिल या अमल गुजार कहते थे। नगर का प्रधान कोतवाल। नगर का प्रधान कोतवाल। परगने का प्रमुख अधिकारी सिकदार। परगने का प्रमुख अधिकारी सिकदार। नगर का प्रधान कोतवाल। नगर का प्रधान कोतवाल। परगने का प्रमुख अधिकारी सिकदार। परगने का प्रमुख अधिकारी सिकदार। ग्राम के किसकों से प्रत्यक्ष संबंध बनाना एवं लगा निर्धारित करना। तो आमिल था, जो गाँव के जो किसान थे उनसे डायरेक्ट रिलेशन था वो, और उनसे लगा निर्धारित करने के लिए तो ये आमिल होता था। तो डायरेक्ट जो इनसे जुड़ा हुआ था वो आमिल था। शाहजहां के शासनकाल में सरकार एवं परगना के मध्य चकला नाम की एक नई इकाई की स्थापना की गई थी। तो शाहजहां के शासनकाल में सरकार एवं परगना के मध्य शाहजहां के जो शासनकाल में जो सरकार एवं परगना के मध्य चकला नाम की एक नई इकाई की स्थापना की गई। तो शाहजहां के शासनकाल में जो सरकार और परगना थी, इसके मध्य छठा, यानी कि ये दूसरा नंबर था, ये तीसरा नंबर था, तो बीच में एक आता है चकला नाम की एक नई इकाई की स्थापना की गई थी। भूमि कर के विभाजन के आधार पर मुगल साम्राज्य की समस्त भूमि को 3 भागों में विभाजित थे। तो भूमि कर के विभाजन के आधार पर जो मुगल साम्राज्य था वो 3 भागों में विभाजित थी। पहला है खालसा भूमि, जागीर भूमि और सयूरगल या सदद मास भूमि। तो खालसा भूमि, जागीर भूमि, सयूरगल या मदद मास भूमि। खालसा भूमि प्रत्यक्ष रूप से बादशाह के नियंत्रण में। खालसा भूमि प्रत्यक्ष रूप से बादशाह के नियंत्रण में। जागीर भूमि तनख्वाह के बदले दी जाने वाली भूमि। जागीर भूमि तनख्वाह के बदले दी जाने वाली भूमि। खालसा भूमि प्रत्यक्ष रूप से बादशाह के नियंत्रण में। खालसा भूमि प्रत्यक्ष रूप से बादशाह के नियंत्रण में। जागीर भूमि तनख्वाह के बदले दी जाने वाली भूमि। जागीर भूमि तनख्वाह के बदले। जागीर भूमि तनख्वाह के बदले दी जाने वाली भूमि। सयूरगल या मदद मास अनुदान में दी गई लगानहीन भूमि। इसे मिल्क भी कहा जाता था। तो सयूरगल या मदद मास, सयूरगल या मदद मास अनुदान में दी गई लगानहीन भूमि। अनुदान में दी गई लगानहीन भूमि, इसे मिल्क भी कहा जाता था। अनुदान में दी गई लगान भूमि, इसे मिल्क भी कहा जाता था। सयूरगल या मदद मास, सयूरगल या मदद मास अनुदान में दी गई लगानहीन भूमि, इसे मिल्क भी कहा जाता था। शेरशाह द्वारा भू राजस्व हेतु अपनाई जाने वाली पद्धति राई का उपयोग अकबर ने भी किया था। तो शेरशाह ने भू राजस्व हेतु अपनाई जाने वाली पद्धति राई, तो राई पद्धति किसने अपनाई थी? शेरशाह ने। राई पद्धति किसने अपनाई थी? शेरशाह ने, और बाद में इसका उपयोग अकबर ने भी किया था। अकबर के द्वारा करोड़ी नामक अधिकारी की नियुक्ति 1573 में की गई थी। इसे अपने क्षेत्र से 1 करोड़ रुपए दाम वसूल करना होता था। तो अकबर के द्वारा करोड़ी नाम का एक अधिकारी होता था, और इसे जो है 1573 में अकबर ने इसे नियुक्त किया था, और इसका काम होता था कि अपने क्षेत्र से 1 करोड़ रुपए दाम वसूल करना होता था। 1580 ईस्वी में अकबर ने 10 साला नाम की नवीन कर प्रणाली प्रारंभ की। तो 1580 में अकबर ने 10 साला नाम की
एक कर प्रणाली प्रारंभ की। इस व्यवस्था को टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता था। इस व्यवस्था को टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता था। इस व्यवस्था के अंतर्गत भूमि को 4 भागों में विभाजित किया गया। इस व्यवस्था के अंतर्गत जो भूमि है उसे 4 भाग में विभाजित किया गया। इस व्यवस्था के अंतर्गत जो भूमि है वो 4 भाग में विभाजित किया गया। 1580 में अकबर ने 10 साला नाम की एक नवीन कर प्रणाली प्रारंभ की। तो 1580 में जो अकबर होता था वो 10 साला नाम की एक नवीन कर प्रणाली प्रारंभ की। इस व्यवस्था को टोडरमल बंदोबस्त, जो 10 साला नाम की जो नवीन कर प्रणाली है इसी का नाम टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता था। टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता था। इस व्यवस्था के अंतर्गत भूमि को 4 भागों में विभाजित किया गया। पोलज, परती, चांचर, बंजर। पोलज, परती, चांचर, बंजर। पोलज, परती, चांचर और बंजर। पोलज, परती, चांचर, बंजर। पोलज, परती, चांचर, बंजर और 4 भागों में विभाजित किया गया। जो टोडरमल बंदोबस्त के अंतर्गत भूमि को 4 भागों में विभाजित किया गया। पोलज, परती, चांचर, बंजर। पोलज में क्या होता है, इसमें नियमित रूप से खेती होती थी, वर्ष में 2 बार फसल। पोलज में नियमित रूप से खेती होती थी, वर्ष में 2 बार फसल पोलज में होती थी। परती, इस भूमि पर 1 या 2 वर्ष के अंतराल पर खेती होती थी। परती में 1 या 2 वर्ष के अंतराल पर खेती होती थी। चांचर में इस पर 3 से 4 वर्ष के अंतराल पर खेती होती थी। तो चांचर में 3 से 4 वर्ष के अंतराल पर खेती की जाती थी। बंजर में यह खेती योग्य भूमि नहीं थी, इस पर लगान नहीं वसूला जाता था। तो जो बंजर भूमि होती थी वो खेती योग्य नहीं होती थी और इस पर लगान नहीं वसूला जाता था। पोलज में नियमित रूप से खेती होती थी, वर्ष में 2 बार फसल होती थी। पोलज में नियमित रूप से खेती होती थी, वर्ष में 2 बार फसलें होती थी। परती में 1 या 2 वर्ष के अंतराल पर खेती होती थी। चांचर में 3 से 4 वर्ष के अंतराल पर खेती की जाती थी। चांचर में 3 से 4 वर्ष के अंतराल पर खेती की जाती थी। बंजर में ये खेती योग्य भूमि नहीं थी, इस पर लगान नहीं वसूला जाता था। 1570-71 ईस्वी में टोडरमल ने खालसा भूमि पर भू राजस्व की नवीन प्रणाली जब्ती प्रारंभ की थी। तो टोडरमल था वो खालसा भूमि पर भू राजस्व की नवीन प्रणाली जब्ती प्रारंभ की थी। खालसा भूमि पर जब्ती प्रारंभ की थी। खालसा भूमि पर जब्ती प्रारंभ की थी। टोडरमल ने खालसा भूमि पर भू राजस्व की नवीन प्रणाली जब्ती प्रारंभ की। टोडरमल ने खालसा भूमि पर भू राजस्व की नवीन प्रणाली जब्ती प्रारंभ की। टोडरमल ने खालसा भूमि पर भू राजस्व की नवीन प्रणाली जब्ती प्रारंभ की थी। टोडरमल ने खालसा भूमि पर भू राजस्व की नवीन प्रणाली जब्ती प्रारंभ की। इसमें कर निर्धारण की 2 श्रेणियां थी। एक को तकसीर एवं दूसरे को तहसील कहते थे। इसमें कर निर्धारण की 2 श्रेणियां थी। एक को तकसीर एवं दूसरे को तहसील कहते थे। तो इसमें कर निर्धारण की जो जब्ती प्रणाली थी टोडरमल ने खालसा भूमि पर लगाई थी, इसमें 2 श्रेणियां थी, एक तकसीर एक दूसरा तहसील। औरंगजेब ने अपने शासनकाल में नक्श प्रणाली को अपनाया और भू राजस्व की राशि को उपज का आधा कर दिया। तो औरंगजेब ने अपने शासनकाल में नक्श प्रणाली को अपनाया था। औरंगजेब अपने शासनकाल में नक्श प्रणाली को अपनाया और भू राजस्व की राशि को उपज का आधा कर दिया। और जो भू राजस्व की राशि होती थी वो जो है उपज का आधा मतलब जितनी उपज होती थी वो आधा औरंगजेब को देना पड़ता था। ये जो प्रणाली उसने कराई थी वो नक्श प्रणाली औरंगजेब के समय में की गई थी। मुगल काल में कृषक 3 वर्गों में विभाजित थे। तो जो मुगल काल में जो कृषक किसान थे वो 3 वर्ग में विभाजित थे। पहला है खुद कास्ट, दूसरा है पाही कास्ट, तीसरा है मुजारियन। तो खुद कास्ट ये किसान उसी गांव की भूमि पर खेती करते थे जहाँ के वे निवासी होते थे। खुद कास्ट का मतलब खुद की ज़मीन पर जहाँ वो खुद रहते थे, जहाँ के खुद निवासी होते थे वहीं पे ये खेती करते थे। पाही कास्ट ये दूसरे गांव जाकर कृषि कार्य करते थे। पाही मतलब दूसरी जगह जाते थे और कृषि कार्य दूसरे गांव जाकर। कास्ट मतलब होता है कि गांव, कास्ट मतलब एक तरह से गांव समझ लीजिए। खुद के गांव में के निवासी होते थे वहीं पे खेती करते थे। पाही मतलब जो दूसरे का गांव होता था वहाँ पे जाकर खेती करते थे। मुजारियन खुद कास्ट किसानों से भूमि किराए पर लेकर कृषि कार्य करते थे। मुजारियन जो होते थे
मुजारियन जो होते थे, ये जो खुद के गांव में जो खेती करते थे, उन्हीं जो किसान थे उन्हीं से भूमि किराए पर ले लेते थे और कृषि कार्य करते थे। तो मुजारियन जो है एक तरह से किराए पर खेत लेकर के कृषि कार्य करते थे, खुद काज कृषकों से भूमि किराए पर लेकर कृषि कार्य करते थे। मुगल काल में रुपए की सर्वाधिक ढलाई औरंगजेब के समय में हुई थी। तो मुगल काल में रुपए की सबसे ज़्यादा ढलाई किसके समय में हुई थी? औरंगजेब के समय में हुई थी। मुगल काल में रुपए की सर्वाधिक ढलाई औरंगजेब के समय में हुई थी। मुगल काल में रुपए की सर्वाधिक ढलाई औरंगजेब के समय में हुई। आना सिक्के का प्रचलन शाहजहां ने करवाया। आना सिक्के का प्रचलन किसने करवाया? शाहजहां ने करवाया। और मुगल काल में रुपए की सर्वाधिक ढलाई औरंगजेब के समय में रुपए की ढलाई सबसे ज़्यादा हुई थी। आना सिक्के का प्रचलन शाहजहां ने करवाया। आना सिक्के का प्रचलन शाहजहां ने करवाया। आना सिक्के का जो प्रचलन है उसे शाहजहां ने करवाया। जहांगीर ने अपने समय के सिक्कों पर अपनी आकृति बनवाई। जहांगीर ने अपने समय के सिक्कों पर अपनी आकृति बनवाई, साथ ही उस पर अपना एवं नूरजहां का नाम अंकित करवाया। तो जहांगीर ने अपने समय में अपनी आकृति की मतलब जहांगीर की आकृति के सिक्के बनवाया और उस पर अपना और नूरजहां का नाम अंकित करवाया। मुगल कालीन लगान वसूल करने की व्यवस्थाएं। पहला है गल्ला बख्शी, इसमें फसल का कुछ भाग सरकार द्वारा ले लिया जाता था। गल्ला बख्शी में क्या होता था कि इसका कुछ भाग इसमें फसल का लगान वसूल करने की व्यवस्था होती थी कि गल्ला बख्शी में फसल का कुछ भाग सरकार द्वारा ले लिया जाता था। नसक, इसमें खड़ी फसल के आधार पर लगान का अनुमान लगाकर फसल काटने पर उसे लिया जाता था। यह व्यवस्था बंगाल में थी। इसमें नमसक में क्या होता था? नसक में क्या होता था कि खड़ी फसल के आधार पर नसक में क्या होता था? इसमें खड़ी फसल के आधार पर लगान का अनुमान लगाकर फसल काटने पर उसे ले लिया जाता था। इसमें जो खड़ी फसल होती थी उसके आधार पर लगान का अनुमान किया जाता था और फसल काटने पर उतना ले लिया जाता था। यह व्यवस्था बंगाल में थी। तो जो नसक था वो बंगाल में थी, जो नसक की व्यवस्था थी वो बंगाल में थी। जब्ती, इसमें बोई गई फसल के आधार पर लगान का निश्चय किया जाता था, जो नगद लिया जाता था। जब्ती में क्या होता था? जो बोई गई फसल होती थी उसके आधार पर जब्ती में बोई गई फसल के आधार पर लगान का निश्चय किया जाता था और जो नगद लिया जाता था। तो जब्ती में नगद लिया जाता था और बोई गई फसल के आधार पर। नसक में खड़ी फसल के आधार पर और जब्ती में बोई गई फसल के आधार पर लगान का निश्चय किया जाता था, जो लगान लिया जाता था। तो ये था मुगल कालीन लगान वसूल करने की व्यवस्थाएं ये थी। सबसे बड़ा सिक्का संसब सोना था। सबसे बड़ा सिक्का संसब सोना का था। स्वर्ण का सबसे प्रचलित सिक्का इलाही था। लेकिन अगर कहा जाए सबसे बड़ा सिक्का कौन सा था? संसब था, सोने का था। सबसे बड़ा सिक्का संसब सोने का था। स्वर्ण का सबसे प्रचलित सिक्का इलाही था। स्वर्ण का सबसे प्रचलित सिक्का इलाही था। सबसे बड़ा सिक्का संसब सोने का था। स्वर्ण का सबसे प्रचलित सिक्का इलाही था। सबसे बड़ा सिक्का संसब सोने का था। स्वर्ण का सबसे प्रचलित जो प्रचलन में सबसे ज़्यादा था वो इलाही था। मुगल कालीन अर्थव्यवस्था का आधार चांदी का रुपया था। तो मुगल कालीन जो अर्थव्यवस्था है इसका आधार चांदी का रुपया था। मुगल कालीन अर्थव्यवस्था का जो आधार है वो चांदी का रुपया था। सबसे बड़ा सिक्का संसब सोना का था। स्वर्ण का सबसे प्रचलित सिक्का इलाही था। मुगल कालीन अर्थव्यवस्था का आधार चांदी का रुपया था। तो मुगल कालीन जो अर्थव्यवस्था है इसका आधार चांदी का रुपया था। दैनिक लेन देन के लिए तांबे के दाम का प्रयोग होता था एवं एक रुपये में 40 दाम होते थे। तो दैनिक लेन देन के लिए तांबे का दाम का प्रयोग किया जाता था। दैनिक के लिए लेन देन के लिए तांबे के दाम का उपयोग किया जाता था और एक रुपये में 40 दाम होते थे। एक रुपये में 40 दाम होते थे। मुगल सेना चार भागों में विभक्त थी। पैदल सेना, घुड़सवार सेना, तोपखाना, हाथी सेना। तो पहले पैदल सेना, दूसरा घुड़सवार सेना, तीसरा तोपखाना और चौथा था हाथी सेना। तो चार भागों में विभाजित थी, पैदल, घुड़सवार, तोपखाना, हाथी। तो ये जो है मतलब कि हाथी घोड़ा घुड़सवार हो गए, हाथी सेना हो गई,
पैदल और तोपखाने हो गए। तो 4 भागों में विभक्त थी। मुगल कालीन सैन्य व्यवस्था पूर्णतः मनसबदारी प्रथा पर आधारित थी। इसे अकबर ने प्रारंभ किया था। तो मुगल कालीन जो सैन्य व्यवस्था, जो सेना की जो व्यवस्थाएं हैं, वो मनसबदारी प्रथा पर आधारित थी। और मनसबदारी प्रथा अकबर ने प्रारंभ किया था। मुगल कालीन सैन्य व्यवस्था पूर्णतः मनसबदारी प्रथा पर आधारित थी। मुगल कालीन की जो सेना की व्यवस्था है वो पूर्णतः मनसबदारी प्रथा पर आधारित थी। इसे अकबर ने प्रारंभ किया था। 10 से 500 तक मनसब प्राप्त करने वाले मनसबदार, 500 से 2500 तक मनसब प्राप्त करने वाले उमरा, जो 10 से लेकर के 500 मनसब प्राप्त करते थे उन्हें मनसबदार कहते थे। 10 से लेकर के 500 जो प्राप्त करते थे उन्हें मनसबदार कहते थे। जो 500 से 2500 तक मनसब प्राप्त करते थे उन्हें उमरा कहते थे। और जो 2500 से ऊपर तक मनसब प्राप्त करने वाले उसे अमीर आजम कहलाते थे। तो जो 10 से लेकर के 500 का मनसब प्राप्त करते थे उन्हें मनसबदार कहते थे। और जो 500 से 2500 तक का मनसब प्राप्त करते थे उन्हें उमरा कहते थे। और जो 2500 से ऊपर तक मनसब प्राप्त करने वाले थे उसे अमीर ए आजम कहलाते थे। जात से व्यक्ति के वेतन एवं प्रतिष्ठा का ज्ञान होता था। जो जात से व्यक्ति का वेतन और प्रतिष्ठा का ज्ञान होता था। सवार पद से घुड़सवार दस्तों की संख्या का ज्ञान होता था। सवार पद से घुड़सवार की दस्त की संख्या कितनी है इसका ज्ञान होता था। सवार पद से घुड़सवार दस्तों की संख्या कितनी है इसका ज्ञान होता था। अकबर के शासनकाल में 29 ऐसे मनसबदार थे जो 5,000 जात की पदवी के थे। तो अकबर के समय में 29 ऐसे मनसबदार थे। 29 लोग ऐसे मनसबदार थे जो 5,000 जात की पदवी के थे। 5,000 जात की पदवी के थे। औरंगजेब के शासनकाल तक ऐसे मनसबदारों की संख्या 79 थी। अकबर के समय में 19 था तो औरंगजेब के समय में 79 था। अकबर के समय में 29 था तो औरंगजेब के समय में 79 थी। जहांगीर ने सवार पद में 2 अस्पा और सिंहस्पा की व्यवस्था प्रारंभ की। सर्वप्रथम यह पद महाबत खां को दिया गया। तो जहांगीर के समय सवार पद की 2 व्यवस्थाएं थी। एक 2 अस्पा, दूसरा है सिंहस्पा। 2 अस्पा सिंहस्पा ये जहांगीर के समय में हुआ। 2 अस्पा सिंहस्पा ये जहांगीर के समय में हुआ। 2 अस्पा सिंहस्पा जहांगीर के समय में हुआ की व्यवस्था की सर्वप्रथम यह महाबत खां को दिया गया। 2 अस्पा सिंहस्पा यह जहांगीर का सवार पद था। जहांगीर ने सवार पद में 2 अस्पा सिंहस्पा की व्यवस्था की। सर्वप्रथम यह पद महाबत खां को दिया गया। तो ये 2 अस्पा सिंहस्पा जो व्यवस्था थी ये सबसे पहले जहांगीर ने महाबत खां को दिया था। फिर मराठों का उत्कर्ष जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं।